everyone. Welcome to Ontogenesis Automation Unfolding Technology. Ontogenesis Automation Unfolding Technology में आप सभी का स्वागत है। आज से नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। वन प्रोग्राम फॉर मल्टीपल एग्जाम्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल मदर ब्रांच रिलेटेड कोई भी ब्रांच है उसके लिए ये प्रोग्राम है। पहला सेक्शन शुरू होगा आज से बेसिक इलेक्ट्रिकल का। वन कोर्स फॉर मल्टीपल एग्जाम्स। ये सेम कोर्स से पिछले साल ये सारे बच्चों ने अपना एग्जाम्स क्लियर किया है। जैसे विशनहन से नेपको एपीडीसीएल 2 एग्जाम क्लियर किया, नेपको में ज्वाइन किए हैं विशनहन से। रिन्मया बरगोहाई नेपको में ज्वाइन किए हैं, इन्होंने 4 एग्जाम्स क्लियर किए ये सेम प्रोग्राम से। राजेशन रोंगी नेपको एंड एपीडीसीएल 2 एग्जाम क्लियर किए, नेपको में जॉब कर रहे हैं अभी। बार्डोई बोरो एईजीसीएल एपीडीसीएल 2 एग्जाम क्लियर किया। सिद्धार्थ दास एनटीपीसी एपीडीसीएल 2 एग्जाम क्लियर किया, एनटीपीसी में जॉब कर रहे हैं। समीक्षा बरुआ एईजीसीएल एंड एपीडीसीएल 2 पीएसयू एग्जाम्स क्लियर किए। ये सारे के सारे बच्चे सेम बैच को फॉलो कर रहे थे, जिस बैच का आप के साथ मैं अभी जिक्र कर रहा हूं। और इसका एडवांस वर्जन जो इन्होंने किया उसका एडवांस वर्जन आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। आज से हम लोग शुरू करेंगे। और भी नाम देखते हैं। ध्रुव ज्योति बेजबरुआ, इन्होंने 3 एग्जाम क्लियर किए। दीपशिखा छेत्री, जनरंजन देवनाथ, यहाँ पे आप देख सकते हो लोगों किसी किसने मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर किया। रानूप मुंसा, नंदेश्वर सैकिया, पराग छेतिया, देन अलोकेश बोइशो, प्रत्युष पंजन बोरुआ, धीतिमान गोगोई, विद्युत दास, अभिनंदन कैपरी, प्रियंशी शैकिया और भी है जैसे प्रियंका डेका, पार्थो बोरुआ, अपर्णा कलिता, राजर्षि नाथ। ये सब एक कोर्स एक बैच में थे, एक कोर्स ज्वाइन किया। 79 स्टूडेंट्स ने एक साथ एग्जाम्स क्लियर किया। आज के डेट पे एएम या एई जो भी बोलो उस लेवल पे जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट पीएसयू में। तो ये कोर्स आप अगर सोच रहे हो कि मेरे को कोई ये कोर्स करना है तो वो कोर्स कौन सा हो? बहुत सारे कोर्सेस हैं, अवेलेबल है, हमारे एप्लीकेशन में भी है। तो दिस कोर्स इज फॉर यू इफ यू आर ड्रीमिंग फॉर ए गवर्नमेंट पीएसयू जॉब, चाहे वो एनटीपीसी में हो, चाहे वो एपीडीसीएल में हो, चाहे नेपको में हो। तो गवर्नमेंट पीएसयू के लिए एई लेवल के लिए बेस्ट कोर्स है। मेरा नाम है नासिम निज़र मजूमदार और हम लोग शुरू करने वाले हैं सेक्शन 1 लेक्चर 1 बेसिक इलेक्ट्रिकल। इस पूरे कोर्स को अभी हमने कुछ सेक्शंस में अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किए हैं। सेक्शन 1 में क्या करेंगे हम लोग? कॉन्सेप्चुअल चीजें देखेंगे। कॉन्सेप्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट पीएसयू एग्जाम्स के लिए। बहुत बच्चे सिर्फ रट्टा मार के रख देते हैं, किताब को 2 बार 4 बार कर लिया, क्वेश्चंस लगा लिए, बहुत सारे 5000 क्वेश्चंस लगा लिए और उनको लग रहा है कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था। वो पढ़ना, देखो जानना और समझना अलग चीज होता है। हमारा सक्सेस रेट क्यों हाई है? क्योंकि हम जानने को तो जानते ही है, साथ में समझते हैं। तो हमारा एक कहना है कि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। तो अगर आपको ना इलेक्ट्रिकल से के नाम से अगर बुखार आ जाता है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करो। आई गारंटी यू ये कोर्स खत्म होगा तो यू विल स्टार्ट लविंग इलेक्ट्रिकल। आपको इलेक्ट्रिकल से प्यार हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल आपको समझ में आएगा कि भाई हो क्या रहा है। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, उनका काम दिखता है, इलेक्ट्रिकल का काम दिखता नहीं है, वो तारों के बीच में से निकल जाता है। तो हम वो सारी चीजें बहुत आसानी से समझेंगे और समझाएंगे। तो समझने के लिए अगर आप तैयार हो तो मेरे साथ बने रहो। थोड़ा लंबा होगा, मेरा सेशन थोड़ा लंबा खींचता है,
तो उस हिसाब से आपको बने रहना है। कंसंट्रेशन आपको सिर्फ 2 चीजें देनी है, आपका वक्त और आपका कंसंट्रेशन। आप अगर मेरे लेक्चर्स बार-बार रिपीटेडली सुनते रहोगे, अगर आप कलम भी नहीं उठाओगे, मैं बोल सकता हूँ 70% क्वेश्चंस आप इजीली किसी भी गवर्नमेंट पीएसयू एग्जाम में करके आ जाओ। So if you are ready, then we can start with the theme that knowledge is not power, implementation of the knowledge is power. ज्ञान ताकत नहीं है, ज्ञान को अगर काम में लाया जाए तब वो ताकत कहलाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेक्शन 1 में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, सेक्शन 1 के कंटेंट्स क्या क्या होंगे। तो सेक्शन 1 में हम लोग बेसिक बातें करेंगे और अंडरस्टैंडिंग लेंगे, जो करंट वोल्टेज हो गया, पावर, एनर्जी, वर्क डन, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इस जगह पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चों को किलोवाट आवर का डिफरेंस नहीं पता है, या फिर किलोवाट आवर का कन्वर्शन बोले तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। करंट, पावर जब बोलेंगे तो कितने टाइप के पावर होते हैं, करंट कितने टाइप के होते हैं, वो डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में जो मशीन्स में आपको काम में आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर्स एंड फील्ड्स, तो फील्ड का इफेक्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल फेज एंड थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, क्यों होता है, क्या होता है, वो सारी बातें करेंगे। डिफाइन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, लंप, डिस्ट्रीब्यूटेड, लीनियर, नॉन लीनियर एलिमेंट्स, वन पोर्ट एंड टू पोर्ट एलिमेंट्स। फिर हम आएंगे तो सर्किट एंड नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे, समझेंगे कि नोड, ब्रांच, लूप और मैश कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला भी देखेंगे। और फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स के में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग नेटवर्क एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ क्लासिफाई करेंगे कि किस किस टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। एंड देन हम लोग सोर्स देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस, जैसे एक्टिव सोर्स, पैसिव सोर्स, वोल्टेज, करंट, आइडियल, नॉन आइडियल, हाँ प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं। तो वो सारी बातें हम लोग इस सेक्शन में करेंगे, सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 क्या है, हमारा बेसिक फंडामेंटल चीजें है, हमारा बेस को तैयार करेगा सो दैट हम लोग बाकी चीजें कर सके। एम आई क्लियर एवरीवन? तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो इलेक्ट्रिकल में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 पैरामीटर देखने को मिलता है हमको, वो क्या क्या है। एक है करंट, क्या क्या है, करंट है, और क्या है, वोल्टेज है। करंट, वोल्टेज, देन पावर एंड एनर्जी। हमारा जितना सारा क्या कहते हैं इसको, न्यूमेरिकल्स होते हैं, हमको निकालना होता है डे टू डे लाइफ में। आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, किसी इंडस्ट्री में हो, तो आपको देखना पड़ता है कि करंट कितना है, वोल्टेज कितना है, पावर कितना कंजम्पशन हो रहा है, पावर का कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, एनर्जी का कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, है ना। कोई भी मशीन डिजाइन करते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई उसमें पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा, या अगर जनरेट करे तो कितना जनरेट करेगा। तो वो सारे कैलकुलेशंस की बातें होती है और कॉन्सेप्ट की बातें होती है यहाँ पे, है ना। तो ये 4 पैरामीटर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर पे सिर्फ और सिर्फ करंट की बात करेंगे। करंट को बहुत बढ़िया से समझेंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और ऐसा करेंगे कि करंट कहीं पे भी फ्लो हो रहा हो, हमको उससे वो समझ में आए देखने से कि क्या है करंट, है ना। तो एक सवाल सबसे पहले आप लोगों के लिए कि भाई बताओ करंट क्या है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग। मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या, फ्लो बोलेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बोलेंगे, या फ्लो ऑफ आयंस बोलेंगे। करंट क्या है, चूज द मोस्ट, ये नहीं कि चारों ले लो, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है।
हो गया। क्या है? करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हो तो सही है, लेकिन पूरा सही नहीं। हर जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा। तो क्या मैं बोलूं फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स? हाँ बोल सकते हैं। बट अगर मैं बोलूं कि करंट, सिर्फ करंट बोल रहा हूं ना, द एप्रोप्रिएट आंसर इज फ्लो। करंट मींस फ्लो। अगर कहीं पे एयर फ्लो हो रहा है तो उसको बोलेंगे एयर करंट। अगर कहीं पे वाटर फ्लो हो रहा है हम बोलेंगे वाटर करंट। अगर कहीं पे चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट मींस फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक करंट मींस फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। क्यों मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल रहा हूं या फ्लो ऑफ आयंस नहीं बोल रहा हूं? क्यों नहीं बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। उसके पीछे का कारण यहां पर है कि द चार्ज कैरियर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो चार्ज कैरियर कौन सा टाइप का होता है? क्या वो इलेक्ट्रॉन है? क्या वो आयन है? क्या वो और कुछ है? तो कंडक्टर में क्या रहते हैं? जब हम बोलेंगे कंडक्टर, मेनली मेटल्स, तो कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम बात करेंगे इसके ऊपर, मेटल्स के ऊपर बात करेंगे। तो कोई भी टाइप का कंडक्टर है उसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। सेकंड, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या है भाई? चार्ज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज कैरियर्स। मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है ना। तो ये जो चार्ज है, चार्ज का जो फ्लो है, फ्लो मतलब करंट, और चार्ज का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चार्ज को कौन लेके जा रहा है? हमने बोला कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। और क्या है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कौन लेके जा रहा है? इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। हम बात करेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक्स पे देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन होल बनते कैसे हैं, कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या है भाई? इलेक्ट्रोलाइट है हमारे हाथ में। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जैसे H2SO4 का सोल्यूशन बैटरी में यूज होता है ना? तो इलेक्ट्रोलाइट में वो चार्ज कौन कैरी कर रहा है? क्या वो इलेक्ट्रॉन है कि होल है? तो इलेक्ट्रोलाइट में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नजर नहीं आएंगे, होल्स भी नजर नहीं आएंगे। क्या नजर आएंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस नजर आएंगे। बात करते हैं गैसेस की। गैस कहां पे है भाई? अब ट्यूबलाइट ले लो, कोई भी लाइट लो जिसके अंदर गैस है। तो गैसेस में जो चार्ज कैरी कर रहा है वो कौन है? क्या वो आयंस है? क्या वो होल्स है? क्या वो इलेक्ट्रॉन्स है? क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? इलेक्ट्रोलाइट पे। तो ये एक कॉमन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में कि कंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। वो आई होप आप लोगों का यहां से क्लियर हो जाएगा। समझ क्लियर? तो इसीलिए ना हमने, इसीलिए हमने बोला था कि ये जो चार्ज कैरियर्स है, चार्ज कैरियर्स अलग अलग मेटल में, अलग अलग मैटर में अलग अलग होते हैं।
Am I clear? अरे हाँ, तो ये तो समझ में आया मैंने क्यों बोला कि करंट को आप लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलोगे, करंट को आप लोग फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बोलोगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी चार्ज कैरी कर रहा है, कभी आयंस चार्ज कैरी कर रहे हैं, कभी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स चार्ज कैरी कर रहे हैं, तो कभी आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरी कर रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस चार्ज कैरी कर रहे हैं। ये जो बार बार हम एक टर्म यूज करें, चार्ज चार्ज चार्ज, ये चार्ज आता कहाँ? तो चार्ज है कहाँ पे? चार्ज, व्हाट इज चार्ज एंड हाउ डू दिस चार्ज अपीयर? क्या होता है चार्ज? थोड़ा सोचो, क्या होता है? चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ व्हिच मैटर कंसिस्ट। मैटर किससे बना है? मैटर बना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज से। आप अगर बेसिक लेवल पे जाते हो तो क्या दिखता है? हर एक मैटर के पीछे एटम है, और एटम के न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव प्रोटॉन एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन होता है। वो उससे बनता है क्या? न्यूक्लियस। और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये जितनी सारी चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग, कहां से आ रहा है? उसी एटम के अंदर से आ रहा है। चार्ज का यूनिट क्या है? कोलम है ना? चार्ज का यूनिट कोलम है। तो हम सबको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं सेंटर में, इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। एम आई क्लियर एवरीवन? ओके। सो करंट क्या है? द टोटल चार्ज क्रॉसिंग एन एरिया, क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे टोटल चार्ज पकड़ लो, टी टाइम के लिए चार्ज पास हो रहा है, तो टोटल चार्ज क्रॉसिंग इन यूनिट टाइम, क्रॉसिंग क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, है ना? मैं क्या बोल रहा हूं कि टोटल चार्ज क्रॉसिंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये पकड़ लो एक कंडक्टर है ना? तो ठीक से बना है। ये पकड़ लो हमारा एक कंडक्टर है। अब हम बोल रहे हैं कि टोटल चार्ज I is equal to dq by dt, मतलब टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। कैसे? ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया को जितना चार्ज, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को जितना चार्ज क्रॉस करेगा इन यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कितना कोलम चार्ज पार होगा। अब एक बात बताओ, व्हाट
do you exactly understand with cross sectional area, the term cross section area? क्या ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो मैंने बताया दिखाया, क्या यही क्रॉस सेक्शन एरिया है? क्या मैं इसको ऐसे नहीं काट सकता हूं? अगर मैं ऐसे काट दूं तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे बनेगा? इस टाइप का बनेगा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला, समझ रहे हो? मैं अगर ऐसे इसको काट दूं तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, और मैं अगर ऐसे काटूं तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला है। तो हम लोग कौन सा पकड़ेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया ये है कि ये है, कैसे पता लगेगा? कुछ हुआ नहीं था, क्रॉस सेक्शन एरिया किसको पकड़, बताओ, एनीवन? हाँ भाई, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन द फ्लो ऑफ करंट। करंट किस डायरेक्शन से पास हो रहा है। पकड़ लो, मेरा करंट यहां से इन हुआ और यहां से आउट हुआ, इधर से इन इधर से आउट। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हम कैसे निकालेंगे? हम फ्लो के परपेंडिकुलर में काटेंगे, इस से काटेंगे, तो क्या निकलेगा? ये वाला जो है इस टाइप का एक गोल का हिस्सा दिखेगा, दैट विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। अगर मेरा करंट अगर मेरा करंट कैसे फ्लो हो रहा है, वो अगर इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, ऐसे निकल रहा है, या फिर ऐसे इन हो रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मैं कैसे काटूंगा इसको? देन आई विल टेक दिस वन एज माय क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है? तो कई बार हम न्यूमेरिकल करने जाते हैं और वहां पे हमको फंसाता है, ठीक है, थिकनेस देगा, ये देगा, रेजिस्टेंस निकालने को देगा, करेंगे वो सारे न्यूमेरिकल, जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि हम कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे। नॉर्मली हमारे दिमाग में क्रॉस सेक्शन एरिया बोलने से ये वाला पार्ट आता है, तो हम तुरंत इसका, अगर सर्कुलर है, इसका एरिया निकाल लेंगे। बट अगर न्यूमेरिकल में थोड़ा सा घुमा दिया और ऐसे कुछ दिखाया कि फ्लो जो हो रहा है इस डायरेक्शन से हो रहा है, इस टाइप का कुछ है, तो फिर आपको ये वाला पार्ट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया समझ गए कैसे लेंगे? इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है उसका परपेंडिकुलर, क्लियर? व्हाट इज करंट? करंट इज आई इक्वल टू डी क्यू डी टी, या फिर मैं अगर कैपिटल आई लिखूं एवरेज, तो फिर क्यू बाई टी लिख सकते हैं। क्यू बाई टी मतलब चार्ज, टोटल चार्ज। क्यू मतलब क्या हो गया? टोटल चार्ज क्रॉसिंग एंड पर यूनिट टाइम, कोई भी एक क्वेश्चन। आई होप करंट के बारे में इतना नॉलेज हमको मिल चुका है, हमने डेफिनेशन समझ गया है, डी क्यू डी टी क्या होता है, यूनिट क्या होता है, सबको पता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। नाउ 1 एम्पियर करंट, इसको डेराइव यूनिट में कैसे लिखेंगे? व्हाट इज 1 एम्पियर करंट? 1 एम्पियर करंट को डेराइव यूनिट में कैसे लिखेंगे बताओ? यहां से देखो, 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू नथिंग बट 1 कूलम पर सेकेंड। मतलब अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में कोई एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। समझ में आया? अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पार होता है, तो हम क्या बोलेंगे?
हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। हाँ जी भाई, सबको क्लियर हो रहा है? क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने सबसे पहले देखा कि करंट का डेफिनेशन, करंट मतलब फ्लो, तो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या पानी में करंट होता है? हाँ, पानी भी फ्लो हो रहा है तो हम बोलते हैं वाटर करंट, है ना। विंड जा रहा है तो विंड करंट, तो चार्ज जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट। ये चार्ज बोल रहे हो सर, चार्ज आता कहाँ से है? चार्ज कहाँ से आता है? एटम के अंदर है, एटम के अंदर है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, बाहर नेगेटिव चार्ज है। वही चार्ज इधर से उधर हो रहा है, देखेंगे आप। वो जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिवली चार्ज है, और प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है ना। फिर हमने बोला कि भाई इसको न्यूमेरिकली कैसे लिखेंगे, तो हम बोले टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम, जितना टाइम के लिए गया। फिर हमने डिफाइन किया इसका यूनिट एम्पियर, और एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलम पर सेकेंड। तो क्या करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? चलो एक और सवाल आ गया। क्या आया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? बताओ। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है कि वेक्टर है? व्हाट इज स्केलर? स्केलर का मतलब होता है दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है those quantities which has both magnitude as well as direction। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब पकड़ लो, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे तुमने एक बैटरी लगाया, तो करंट कैसे जाएगा? इस डायरेक्शन से जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। तो करंट का कितना करंट जा रहा है? आई। तो आई हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और ये हो गया इसका डायरेक्शन, है ना। करंट जब भी दिखाते हैं डायरेक्शन तो दिखाते हैं। तो क्या करंट स्केलर है कि वेक्टर? सोचो, 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, सोच लो। करंट स्केलर है कि वेक्टर है? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। करंट इज करंट इज ए डैश क्वांटिटी। स्केलर की वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी? कैसे स्केलर हो गया सर? यहाँ पे तो डायरेक्शन दिख रहा है, मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है, फिर इसको आप स्केलर कैसे बोल दिए? बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट does not does not obey vector addition rule। ये क्या होता है सर, वेक्टर एडिशन रूल? इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन रूल। ये क्या होता है? पकड़ लो, यहां से एक करंट आ रहा है 1 एम्पियर,
इधर से जा रहा है, कितना जाएगा 1 एम्पियर, है ना। मैंने क्या किया, इसको उठा के सीधा कर दिया 1 एम्पियर, कितना जाएगा 1 एम्पियर जाएगा। यहाँ से ना मैंने इसको उठा के ऐसे तिरछा कर दिया, तो करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर जाएगा। पकड़ लो, मैंने इसके साथ ना और एक करंट जोड़ दिया 2 एम्पियर, तो ये अब कितना हो जाएगा 3 एम्पियर हो जाएगा। इसके साथ ना मैंने ये वाला ऐसा था, मैंने ऐसे जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा 3 एम्पियर हो जाएगा। इसके साथ इधर से जोड़ दिया 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर हो जाएगा। अब देखो, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर 1 एम्पियर जा रहा है, तो 3 एम्पियर निकला। हमने इसका एंगल चेंज कर दिया 2 एम्पियर का, यहाँ से यहाँ पे उठाया, इसका एंगल चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, लेकिन 3 एम्पियर ही जा रहा है। यहाँ पे देखो, इसको पूरा उल्टा कर दिया, 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, 3 एम्पियर इधर से जा रहा है, फिर भी क्या है 2 + 1 3 हो रहा है। लेकिन अगर वेक्टर होता तो क्या होता, जैसे जैसे हमने ये डायरेक्शन एंगल चेंज किए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। इसीलिए करंट को क्या बोलेंगे, current is a scalar quantity. Current is not a vector quantity. Why? Though we show a direction, conventional direction, but current is scalar. Why? Because electric current does not obey vector addition rule. तो कुछ तो वेक्टर में, कुछ तो हमको डायरेक्शन जब है, कुछ तो होगा जो वेक्टर होगा, क्या है ऐसा चीज। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या है J, and J is electric current per unit area. This is called current density, and current density is a vector quantity. ये वेक्टर कैसे हो गया, क्योंकि हमारा जो एरिया है ये एरिया वेक्टर है, और ये डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल, तो इससे इसको डायरेक्शन मिलता है। तो हम करंट डेंसिटी जो होगा, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बट इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अभी के लिए इतना समझ के रखो, आगे चल के हम लोग इस चीज को और बढ़िया से समझेंगे। और अगर चाहते हो तो थोड़ा सा देख लेते हैं। पकड़ लो, ये कंडक्टर है, और यहाँ पे आके ना कंडक्टर ऐसे छोटा हो, ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है, ठीक है। अब यहाँ से हमने बैटरी लगाया, यहाँ से करंट निकल जा रहा है, पकड़ लो 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, या फिर कोई भी एक आई एम्पियर का करंट जा रहा है। तो हमने बोला था कि अगर आई एम्पियर, चलो ठीक है, आई नहीं, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है मतलब क्या है, इधर से जा रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होगा, ये होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे जाएंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ होगा, ये होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे जाएंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, ये होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे जाएंगे तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे ऐसे काटेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, दीज आर द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शन, अगर 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से भी 5 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से 5 एम्पियर 5 एम्पियर, हर जगह 5 एम्पियर करंट ही तो जा रहा है ना। 5 एम्पियर करंट का मतलब क्या होता है, 5 एम्पियर करंट का मतलब होता है सर 5 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहा है। 5 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहा है,
तो यहाँ पे 5 कूलम चार्ज का मतलब कितना चार्ज हो जाएगा? भाई हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 to the power of minus 19 कूलम होता है सर। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 into 10 to the power of -19 होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक कूलम चार्ज मतलब कितना हो जाएगा? एक कूलम चार्ज मतलब हो जाएगा 1/1.6 into 10 to the power of -19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इतना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितना होता है ये? 6.232 into 10 to the power of 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा एक सेकंड में? कितना? 10 to the power of 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एक सेकंड में एक क्रॉस सेक्शन एरिया को पास करेगा तो हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट जा रहा है, मतलब 1 कूलम चार्ज पास होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 5 एम्पियर अगर करंट पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 into 6.232 into 10 to the power of 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 कूलम चार्ज एक सेकंड में पास हो रहा है। तो 5 कूलम चार्ज यहाँ पे भी 5 कूलम है, यहाँ पे भी 5 कूलम है, यहाँ पे भी 5 कूलम एक सेकंड पे जा रहा है, यहाँ पे भी 5 कूलम एक सेकंड पे जा रहा है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है इस टाइप से? इतना ही तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब यहाँ पे जब जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है, ऐसा है, सब लोग सीधा सीधा। जगह बहुत है, यहाँ पे भी सीधा सीधा जाने को जगह बहुत है। इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को रिपेल भी करेगा, है ना? यहाँ पे तो जगह बहुत। बट जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? वो अपना डायरेक्शन चेंज किया, ये अपना डायरेक्शन चेंज किया, ये अपना डायरेक्शन चेंज किया। यहाँ पे कंसंट्रेटेड हो गए तो अपना डायरेक्शन चेंज किया, फिर सीधा यहाँ पे डायरेक्शन। ठीक, तो हम करंट का डायरेक्शन कौन सा ले? इसका डायरेक्शन ले कि इसका डायरेक्शन ले कि इसका डायरेक्शन ले? किसका डायरेक्शन ले भाई? तो देयर इज ए प्रॉब्लम, अभी दिख रहा है आप लोगों को। इसीलिए हमने क्या डिफाइन किया कि करंट पर यूनिट एरिया, छोटा एरिया में हमेशा किधर होगा? परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन पे, इसका इस डायरेक्शन पे, हमेशा पर यूनिट एरिया। ये एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे रहता है। ले, तो अगर यहाँ पे ए है, इसका एरिया पकड़ लो, इसका एरिया यहाँ का जो एरिया है वो ए है, यहाँ पे जो एरिया है वो स्मॉल ए है। तो ये इस जगह पे जो आपका करंट डेंसिटी होगा जे, वो कितना होगा? करंट है 5 एम्पियर और एरिया है, एरिया जितना भी निकले तो 5/A होगा। यहाँ पे जो करंट डेंसिटी होगा वो कितना होगा? 5/स्मॉल है। तो दिस करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एरिया वेक्टर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। करंट जो 5 एम्पियर है वो वेक्टर नहीं है, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे याद रखने वाली बातें क्या क्या मिली? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10⁻19 कूलम। 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है? 10⁻6.232 into 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। अगर हम बोलते हैं कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो फिर कितना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकेंड? तो 5 कूलम चार्ज एक सेकेंड में फ्लो हो रहा है। करंट, क्या करंट वेक्टर है कि स्केलर है? तो करंट स्केलर है। क्यों स्केलर है? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो वेक्टर क्या है? करंट डेंसिटी वेक्टर है। करंट डेंसिटी को क्या चीज से डिनोट करते हैं? जे से डिनोट करते हैं। जे इज इक्वल टू आई बाई, बोलो भाई, यहां तक सबको समझ में आ? आगे बढ़े। So current is a
स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनमें से एक इलेक्ट्रिक करंट है। बट यहाँ पे एक सवाल होना चाहिए, आप लोगों के मन में आना चाहिए था एक सवाल। क्या सवाल? कि सर आप बोल रहे हो फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, और करंट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और आप बोल रहे हो कि करंट को हम लोग कूलम पर सेकंड से डिनोट करते हैं, है ना? चार्ज, सॉरी कूलम पर सेकंड नहीं, क्या बोलूं, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये यहाँ पे तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटी बोल रहे हो। तो यहाँ पे तो दो क्वांटिटी मिल के हम डिफाइन कर रहे हैं करंट को, तो फिर ये फंडामेंटल कैसे होगा? ये सवाल आपके मन में आना चाहिए था, है ना? सिंस इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस एज चार्ज पर टाइम, where टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो करंट को क्यों फंडामेंटल क्वांटिटी बोल रहे हैं भाई? यहाँ पे ये तो डेराइव्ड क्वांटिटी दिख रहा है मेरे को। तो एग्जैक्टली जब डिफिनेशन बना रहे थे तो साइंटिस्ट लोगों में कंफ्यूजन था कि हम लोग करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी ले कि चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी ले। तो बहुत घमासान आर्गुमेंट्स चले कि कोई बोला करंट को ले लो, कोई बोला चार्ज को ले लो। तो अल्टीमेटली देखा गया कि भाई हमारा करंट जो है उसको मेजर करना भी आसान है, तो हमने प्रेफरेंस दिया करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी, और हमने डिफाइन किया कि चार्ज जो है इट इज करंट इनटू टाइम, इट इज करंट इनटू टाइम। तो हमने क्या किया, हमने चार्ज को डेराइव कर दिया और करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी घोषित कर दिया। एम आई क्लियर? तो याद रहेगा करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है और ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज। कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है टोटल? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। याद है आप लोगों को? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। चलो ठीक है। देखो फंडामेंटल्स बातें कर रहे हैं तो फिर हम लोग सब कुछ मिला जुला के बातचीत करते रहते हैं ना। तो इतना तो क्लियर हो गया भाई। बताओ आगे बढ़ते हैं। ये हो गया करंट डेंसिटी। अच्छा करंट डेंसिटी इसको इस पे बाद में जाएंगे। J इज इक्वल टू सिग्मा ई और J इक्वल टू एम टोटल चार्ज इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो सब आएंगे। करंट फ्लो हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है ना? तो सब हम लोग बाद में करेंगे, उस फ्लो में देखेंगे कि वेक्टर स्केलर क्या होता है। तो ये हो गया कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। याद है सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, गैस में इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। अब आते हैं हम लोग डिफाइन करते हैं टाइप ऑफ करंट। आज का लेक्चर में हम करंट को खत्म कर देंगे, ठीक है? टाइप ऑफ करंट, क्या क्या करंट होता है? एक होता है हमारा डिफ्यूजन करंट। क्या है ये डिफ्यूजन करंट? इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पकड़ लो, कहीं पे ज्यादा कंसंट्रेशन है, कहीं पे कम कंसंट्रेशन है। ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जब आप लोग सेमीकंडक्टर में जाओगे, पीएन जंक्शन बनाओगे, तो देखा जाएगा, पकड़ लो अगर एक कंडक्टर है और हमने यहाँ पे कुछ चार्ज उस पे डेवलप किया, कंडक्टर है हाँ, नॉट इंसुलेटर, और हमने यहाँ पे इस पे के इस पोर्शन पे क्या किया, कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रख दिया, और इधर एकदम कम है चार्ज। तो क्या देखने को मिलेगा? यहाँ से इस तरफ चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एक यूनिट एरिया को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट है। इस टाइप के करंट को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। डिफ्यूजन करंट का मतलब क्या है? द करंट ड्यू टू
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब समझ में आता है ना, डिफरेंस। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस के वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन करंट। दूसरा टाइप क्या है, ड्रिफ्ट करंट। अब ये क्या है भाई, ड्रिफ्ट करंट क्या चीज है, करंट ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज carriers by any external electric field। कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी चार्ज पे धक्का लगाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस टाइप के करंट को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। क्लियर। जैसे हमारा कंडक्टर है, अब कंडक्टर, चलो ठीक है ये भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। पकड़ लो, हमने एक कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर लिया, अब इस कंडक्टर के अंदर क्या है, इस कंडक्टर के अंदर है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दैट सिंपली मींस दे आर मूविंग, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर जा रहे हैं। तो अगर चार्ज फ्लो ही हो रहा है, फ्री है, तो इसमें करंट है क्या? आपने कभी कोई एक कॉपर का वायर लिया और उसको टच किया, करंट लगा क्या? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर रैंडमली मूविंग, इधर से इधर, इधर से इधर, एक दूसरे को धक्का मार रहा है, नेट इफेक्ट इज जीरो। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लगाया बैटरी या सेल। जैसे ही हमने यहाँ पे एक सेल या बैटरी का कनेक्शन कर दिया, स्विच ऑन करते ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का लगाएगा इसको। तो जब धक्का लगाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो करना शुरू करेगा। किस डायरेक्शन पे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये लंबा वाला है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव करंट फ्लो करेगा, इसको समझाऊंगा मैं बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। एक ही लेक्चर में ज्यादा बोलूंगा तो लंबा हो जाएगा, तो समझ में भी नहीं आएगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स उल्टा फ्लो करेगा रे, ये समझना बात को। इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से आएगा, लेकिन जो कन्वेंशनल करंट है वो हम लोग पकड़ते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। ये जो धक्का मार रहा है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट। तो डिफ्यूजन करंट समझ में आया और ड्रिफ्ट करंट समझ में आया। और किसी टाइप का करंट होता है क्या, और एक टाइप का करंट का नाम आपको मिलता है और उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्या है और कहां दिखता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए समझ गए, एक पी टाइप कंडक्टर ले लो, एक एन टाइप ले लो, सेमीकंडक्टर लगाओ तो फिर इधर से उधर जाएगा, या फिर कोई भी एक कंडक्टर ले लो, एक कॉर्नर पे रब कर दो तो चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ वो चार्ज फ्लो करेगा, वो समझ में आया। सेल लगा दिए कंडक्टर में तो उसका इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा, वो भी समझ में आया। अब ये बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, करंट ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समझना क्या बोल रहा है, करंट ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। करंट ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कहां पे दिखता है, पकड़ लो, यहाँ पे मैं एक कैपेसिटर लगाता हूँ, कैपेसिटर। अब यहाँ पे क्या किया हमने, बैटरी लगा दी। कैपेसिटर पढ़ेंगे बाद में, है ना। कैपेसिटर क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट है और बीच में कुछ गैप है, इस इधर से करंट इधर फ्लो नहीं हो सकता है, उसी को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया ना, इधर तो पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, तो इस साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस साइड इलेक्ट्रॉन कम है, तो
जैसे हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो पाएगा। ये इंसुलेशन, यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा है। तो करंट अगर यहाँ पे अगर ब्रेक है, इंसुलेशन है, करंट अगर पास ही नहीं हो रहा है तो चार्ज, यहाँ पे एक करंट दिख रहा है क्योंकि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण जो करंट फ्लो हो हुआ यहाँ पे, इसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। अब पकड़ लो, थोड़ा देर जैसे स्विच ऑन किया, थोड़ा देर करंट चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसके बाद और जगह नहीं है तो ये रुक गया। बट इसी के जगह पे अगर मैं एक एसी सोर्स कनेक्ट कर देता तो करंट क्या होता, एक बार इस साइड पॉजिटिव, एक बार इस साइड नेगेटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो चार्ज क्या करते, इधर एक बार डिस्ट्रीब्यूट होते, एक बार इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, तो करंट क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पे एक करंट दिखता हमको। तो इसीलिए कहते हैं कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर एसी करंट को पास करता है, डीसी को रोक देता है। और ये जो करंट है ना, ये करंट किस टाइप का करंट है, ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हुआ उसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो नॉर्मली तीन टाइप के करंट हमने डिस्कस किया, एक डिफ्यूजन करंट, दूसरा ड्रिफ्ट करंट, तीसरा डिस्प्लेसमेंट करंट। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट में फिर दो टाइप के करंट दिखेंगे, एक होगा आपका डीसी करंट, दूसरा होगा एसी करंट। डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, जो करंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, जैसे हमने सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी, तो वो क्या है, करंट दैट डजंट चेंज इट्स डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल करंट, करंट फ्रॉम सेल, बैटरी और डीसी जनरेटर, ये क्या है, डायरेक्ट करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट और एसी करंट, ये क्या है, जनरेटर से जो ऑल्टरनेटर से जो आता है, द करंट दैट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, करंट फ्रॉम एसी जनरेटर और ऑल्टरनेटर, इसे कहते हैं एसी करंट। एम आई क्लियर एवरीवन? सो करंट से रिलेटेड सारी बातें हमने कर ली है कि करंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके टाइप क्या क्या होते हैं, क्या वो स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, हाँ है कि नहीं। सारी बातें एक जगह पे लाके छोटा एक तो पैकेज बना दिया और हम लोग इस पूरी बातों को समझ गए, है ना। तो अभी एक काम करते हैं, दो चार न्यूमेरिकल करते हैं तो फिर पूरा का पूरा करंट के ऊपर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, हाउ मच चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय 10,000 इलेक्ट्रॉन्स, 10,000 इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन कर सकता है बताओ। हाउ मच चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय 10,000 इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी जल्दी दिमाग दौड़ाओ, एक सेकंड का समय मिलेगा, एक सेकंड के अंदर ये सब हो जाना चाहिए। हाँ भाई, हो गया। हमने अभी थोड़ा देर पहले क्या देखा था, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू, इसको तो याद रखना। तो एक कोलम चार्ज मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कितना होता है इसका, 6.232 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक कोलम में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हमको क्या बोल रहा है, 10,000 इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा,
है ना। 10,000 में कितना चार्ज होगा, तो कितना होगा भाई? अरे यहाँ पे क्यों आए हैं? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कोलोम। तो 10,000 इलेक्ट्रॉन मतलब 10⁻⁴ है ना। 1 2 3 4 10⁻⁴ ना। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁴। क्लियर? ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। तो 10⁻⁻19 प्लस 4 कितना हो गया? -15। कितना कोलोम? तो 10,000 इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻15 कोलोम चार्ज। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे और कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है यहाँ पे माइनस और फिर सेम नंबर प्लस। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बातें हो रही है तो क्या होगा? -1। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चार्ज इज रिप्रेजेंट बाय 10,000 प्रोटॉन्स? तो प्रोटॉन्स होने से क्या हो जाएगा? सेम चीज ही होगा, सिर्फ प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻15 कोलम होगा। कितना होगा? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻15। देखो, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम होता है। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3, इसको करो। कर सकते हो क्या? Total charge entering a terminal is given by Q equal to 5t sine 4 pi t millicoulomb. Calculate the current at t equal to 0.5 second. Can we do it? देखता हूँ कौन कौन कर लेता है। 1 मिनट का टाइम देता हूँ। चलो जल्दी जल्दी से मैं कर देता हूँ। आप लोग चाहो तो लेक्चर को पोस्ट कर लेना बाद में। देखो, Q इज इक्वल टू 5, Q इक्वल टू क्या कितना दिया हुआ है? 5t साइन 4 pi t मिली कोलोम। तो I कितना होगा? I इज dq बाई dt। इसका मतलब dt ऑफ कितना? 5t साइन 4 pi t मिली कोलोम। कितना होगा? ये एक टर्न है ना। तो हम लोग पहले ले लेते हैं साइन 4 पाई टी को कांस्टेंट पकड़ते हैं। तो 5t का dt कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। 5 इंटू साइन ऑफ 4 पाई टी प्लस, अब 5t को कांस्टेंट रखो तो साइन 4 पाई टी का 4 पाई बाहर आएगा। 5 इंटू 4 मतलब 20 पाई टी,
है ना, 5t कांस्टेंट, और साइन 4πt का कितना आ जाएगा, 4π बाहर आएगा तो 20πt इंटू, और साइन का डेरिवेटिव कितना क्या होता है, कॉस होता है, सो कॉस ऑफ 4π, है कि नहीं, ये एक्सप्रेशन निकल गया। अब बोल रहा है एट टी इक्वल टू 5.5, सो एट टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड, कितना हो जाएगा, आई एट टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड, बेटा दो 5 इंटू साइन 0.5 मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा 2π प्लस, ये कितना है 0.5 मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा 10π cos 4πt, तो cos t इज 1/2 मतलब 2π, है ना। अब sin 2π, sin 2π का मतलब क्या होता है, sin 2π का मतलब क्या होता है, ये π/2 पाई 3π/2 2π, मतलब sin 0 sin 0 क्या होता है, 0 होता है, प्लस 10π प्लस cos 2π क्या होगा, cos 0 इज 1, so it is 10π, so what is my answer is 10π, और पाई का वैल्यू कितना है 3.14, मतलब 31.4, यूनिट क्या आएगा, मिली एम्पियर, क्यों, ये मिली कॉलम में दिया हुआ था, सो आंसर विल बी इन, am I clear everyone? समझ में नहीं आता है तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो है आएगा, उसको फिर से एक बार क्या कर लेंगे, रिपीट करके देख लेंगे। नेक्स्ट, वो तो आपके हाथ में है, जितना बार समझ में नहीं आता है उतना बार देखो, रिपीट करो, नहीं समझ में आता है तो फिर मुझसे बात करो, लाइव सेशन में बात करके इसको खत्म करो, ठीक है, जब डाउट सॉल्विंग क्लासेस चलेगा उसमें बात कर लो। न्यूमेरिकल नंबर 4 करो इसको, the total charge entering a terminal is given by q equal to this first column, calculate the current at t equal to 1.1 सेकेंड, अभी अभी किया है उसी तरीके का होगा, देखे नहीं, करो करो, हो गया, सेम टू सेम करेंगे, q दिया हुआ है, q इज इक्वल टू 10 माइनस 10 e टू द पावर ऑफ माइनस 2, और मिली कूलम, इसका ध्यान रखना, मिली कॉलम है तो फिर मिली एम्पियर में आएगा, कॉलम है तो एम्पियर में आएगा, है ना। सो करंट कितना होगा भाई, करंट आई इज इक्वल टू, हम जानते हैं डी क्यू बाई डी टी होता है, सो डेरिवेटिव ऑफ 10 इज 0, खत्म हो गई बात,
है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। फिर माइनस है, इधर भी माइनस है, तो -2 आगे आ जाएगा, e टू द पावर -2 है तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आगे आएगा तो फिर ये 20 हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ -2t, यही निकलेगा एक्सप्रेशन। 20 इंटू e टू द पावर ऑफ -2t। अब एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, so t equal to current at t equal to 1.0 second is equal to 20 e to the power of -2, और मतलब 20 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। अब e का वैल्यू क्या होता है, e क्या है, e इज कॉल्ड, क्या कहते हैं e को, e इज कॉल्ड यूलर्स नंबर। क्या बोलते हैं, यूलर्स नंबर। E is called Euler's number, और ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है ना, जैसे पाई है इरेशनल नंबर है, और इसका वैल्यू कितना पकड़ते हैं हम लोग, 2.818, 2 पॉइंट नहीं 2.718, 2.718, so this is called Euler's number। 2.71828, तो इसका स्क्वायर निकालो, तो लगभग 5 एम्पियर के करीब में आएगा, है ना, करके देख लेना, ठीक है। सो दिस इज यूजफुल। नेक्स्ट वन, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, जिस जिसको समझ में नहीं आता है या फिर नहीं कर पाता है वो कांटेक्ट करे, हम लोग डिस्कस करेंगे, कर लेंगे। डिटरमाइन द टोटल चार्ज एंटरिंग ए टर्मिनल बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड if current passing the terminal is I equal to 3t square minus t एम्पियर, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम हो गया, लिख लो या फिर स्नैपशॉट ले लो। और एक प्रॉब्लम, अरे the current flowing through an element is I equal to 4 ampere when time is in between 0 to 1 second, and 4t square when t is greater than 1. Calculate the charge entering the element from t equal to 0 to t equal to 2 second। ये जिस चीज को ये दोनों न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हो, जो जो नहीं कर पाते हो, एप्लीकेशन में चैट बॉक्स में लिख देना, वहां पे मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, या फिर उसके लिए अलग से एक क्लास ले लूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। हर वो स्टूडेंट जो ये दोनों न्यूमेरिकल नहीं कर पाता है 5 and 6, यू शुड राइट ऑन चैट बॉक्स, क्लियर। अपना एप्लीकेशन में चैट बॉक्स में लिख देना, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ओके। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। मेरा नाम है नासिम निजर मजुमदार, बी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हूँ। 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इन टेक्निकल एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग फील्ड। I started my journey from DLF Power Limited as engineer, and अभी मैं ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन में सीनियर फैकल्टी और सीईओ का रोल प्ले कर रहा हूँ।
Simultaneously, I have also joined as Chief Operating Officer in Stellar Energy. हम लोग अब हमारे पास अभी इंडिया के हर एक लगभग स्टेट में पावर प्लांट से 10 से 12 पावर प्लांट अभी हम लोगों का अंडर में है और हम लोग चला रहे हैं। तो पावर फील्ड में भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 20 साल से। एजुकेशन सेक्टर में तो हूँ ही। My area of expertise is electrical instrumentation, automation, thermal power plant, turbine, boiler, etc. मैं ट्रेनिंग भी कराता हूँ, मैं कोचिंग भी कराता हूँ और मेरे स्टूडेंट आज तक फेल नहीं हुए हैं। जितने बच्चे आज तक ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन में ज्वाइन किए हैं, हर कोई कहीं ना कहीं पे प्लेस के बेटर पोजीशन पे है और मेरे ट्रेनीज सिर्फ इंडिया में नहीं है, अक्रॉस द ग्लोब है। अक्रॉस द ग्लोब में कहाँ कहाँ है, कौन कौन है, कुछ नमूना मैं दिखाता हूँ। Ojimi Udiashu, he is automation technician from Nigeria, he is my trainee। सईद अली कतार से है, मनोहर पैंकट यूएसए से है, जिलान बादशाह पावर प्लांट ऑपरेटर दुबई से है, रिजवान करीम बांग्लादेश से है, इमरान पाकिस्तान से है और भी बहुत सारे इसी तरीके के ट्रेनीज है। और इंडिया में अगर आप हमारे ट्रेनीज देखोगे तो एनटीपीसी, एपीडीसीएल, एईजीसीएल, एपीजीसीएल, नेपको, जिंदाल, सीमेंस, एबीबी, पेप्सिको, ओएनजीसी, क्यूकॉन, गोदरेज, टेक्नो कनाडा, इमामी, इंडियन ऑयल, इंडियन रेलवे, स्टार सीमेंट, डालमिया सीमेंट, सेंचुरी प्लाईवुड, टॉप सेम, अमृत सीमेंट, बीसीपीएल, डीएस ग्रुप, जीनियस इंजीनियर और भी बहुत सारे लोगोस यहाँ पे नहीं है और भी है। लगभग हजारों बच्चों ने ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन के प्लेटफॉर्म से अपना करियर बनाया है। सो आप लोगों को भी इसी ग्रुप में आके शामिल होना है। एक अच्छा करियर, एक अच्छा जॉब, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो प्राइवेट इंजीनियरिंग फील्ड में हो, लेकिन एक अच्छा स्टेबल करियर बनाना। उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी है नॉलेज एंड स्किल। अगर गवर्नमेंट पीएसयू एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको नॉलेज चाहिए और अगर प्राइवेट का बात करते हो, आपको स्किल चाहिए और दोनों ही आपको कहाँ मिलेगा? ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन। Okay, everyone. So, welcome. Taking my leave, saying that ontogenesis automation unfolding technology, है ना? अगर आप लोगों को हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे वेबसाइट में www.ontogenesis.com, ONTOGENESYS, ontogenesis.com। ठीक है, वहां पे जाके सेट योर गोल पे जाओ, डिजायर्ड कोर्स को सिलेक्ट करो, बाय करो या फिर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ऑन्टोजेनेसिस, ONTOGENESYS, ऑन्टोजेनेसिस के नाम से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा और फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके स्टोर में जाके आप अपना डिजायर्ड कोर्स सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच और नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट लेक्चर पे फिर से मिलते हैं। तब तक करंट 2 बार और देख लो, जिंदगी में नहीं बुलाएगा। न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हो लास्ट का दोनों, तो मेरे को चैट में बताना। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।